अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? सुबह का समा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज मैं किसी पॉलिटिकल खबर से अपने शो का आगाज़ नहीं करूंगी क्योंकि भाई ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है। घर की ख़वातीन भी अब परेशान है कि भाई जो हुकूमत बनेगी, पहले तो ये समझ नहीं आ रही थी कि हुकूमत कौन बनाएगा, लेकिन जब समझ आ गई कि हुकूमत कौन बनाने जा रहा है तो अब ये मसला है जनाब कि अब वजारतें किसको मिलेंगी। और अब एक तरीके से हमारी आवाम इतनी पॉलिटिकल अवेयर हो गई है कि घर की खवातीन जो कि पहले कहती थी कि सियासत में कोई तवज्जो नहीं लेती, अब वो भी इस हवाले से बात कर रही हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न जो घर की खवातीन ने सियासत में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसी वजह से हमने देखा कि जो रिजल्ट्स जो आए थे कैसे कैसे इसमें बड़े बुर्ज उल्टे। ये तो सूरत हाल आपके सामने। लेकिन आज मैं अपने शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करूँगी PSL के हवाले से। मतलब कोई बात ही नहीं करे ना, कोई बंदा बात ही नहीं करे PSL के हवाले से। और मतलब 17 फरवरी से आपको पता है कि PSL का मेला सजने वाला है। अब पहले दिन क्या होगा अभी इस हवाले से तो कोई तफसीलात हमारे पास नहीं, बट येस PSL 9 का जो एंथम है वो कल रिलीज़ हो गया है और 6 साल बाद अली ज़फ़र के फैंस फाइनली बड़ा खुश हैं क्योंकि ये गाना गाया गया है अली ज़फ़र और आयमा बेग ने, और इसको प्रोड्यूस भी किया है अली ज़फ़र ने। 6 साल बाद एक बार फिर अली ज़फ़र ने PSL का नेशनल एंथम गा लिया है, क्योंकि जब भी ऐसा होता था कि किसी का भी गाना आता था PSL में तो उसमें अली ज़फ़र आते थे और वो कहते थे भाई हाजिर है, और अली ज़फ़र के फैंस कहते थे भाई मज़ा नहीं आया गाने का, तो फिर अली ज़फ़र को गाना बनाना पड़ता था। इस बार लोग काफ़ी ये भी खुश हैं कि भाई अली ज़फ़र को खुद अब कोई दूसरी मेहनत नहीं करनी पड़ी, गाना उनका वैसे ही ऑफिशियली आ गया है, तो उनके फैंस बड़े खुश हैं। आपको पता है कि शायकीन क्रिकेट ये भी कह रहे हैं कि खुलकर खेल प्यारे। आज मुझे क्या हो गया अल्लाह मियाँ, आज तो मैं बड़ा वो करी हूँ। हाँ बट ये क्योंकि आज ठंड मुझे पता नहीं क्यों सुबह सुबह लग रही है, लेकिन जो बोल हैं इस गाने के कि खुल कर खेल प्यारे कब तक तू डरेगा, ये बाबर आजम के लिए गाया गया है। पता नहीं वैसा है या नहीं है, लेकिन आपको मैं बताती चलूँ कि अगर हम देखें कि PSL के अब तक जितने भी एंथम्स आ चुके हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ था वो अली ज़फ़र का गाया हुआ ही नगमा था, अब खेल जमेगा। लेकिन इसके बाद PSL का वो एंथम जो अब तक सबसे ज़्यादा मकबूल है, जिसको मिले हैं 20 मिलियन व्यूज़, वो है ग्रूव मेरा। और नसीबुल लाल ने ये गाना गाया था, बेहतरीन किस्म का हमने देखा था कि किस तरीके से ऐसा लगा था जैसे नसीबुल लाल की एंट्री हो गई है। गा तो वैसे रही थी पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इस गाने ने प्रूव कर दिया कि क्या दमदार आवाज़ उनकी है। और जब आप मौजूद होते थे जनाब, आप स्टेडियम में मौजूद होते थे और वहाँ पे जब ग्रूव मेरा जब एकदम बजता था तो मज़ा ही आ जाता था। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हमने देखा था कि ग्रूव मेरा के जो गाना था इसको बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया था, और फिर अली ज़फ़र के फैंस ने हमेशा की तरह बहुत शोर मचाया कि ये गाना उनसे क्यों नहीं गवाया गया, लेकिन मकबूलियत में आज भी PSL का ये एंथम सबसे आगे है। एंथम कल रिलीज़ हुआ है और ये मकबूलियत की किस हदों को अब जाता है ये तो हम देखेंगे मुस्तक़बिल में, और PSL में ये रंग कैसे जमेगा ये भी हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन हम देख रहे थे कि बड़ा मिला जुला किस्म का रुझान जो है ना वो जो कमेंट्स में हमें नज़र आ रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अब तो अली ज़फ़र ने खुद ही गाना गा दिया तो हम ट्रोल किसको करेंगे, क्योंकि हमने देखा था ना कि ट्रोल माफिया कैसे एकदम से अलर्ट हो जाती थी जब भी PSL का गाना आता था। खैर जी, अल्लाह करे PSL शुरू हो, PSL तमाम तरह अपनी रंगीनियों के साथ शुरू हो, लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी हो, और इस वजह से बहुत सारे हमने देखा है कि जैसे हम एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है जो कि एक्चुअली मुल्क को कमा के भी देती है, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब ज़रा मुझे बात करनी है मुल्क की सियासत के हवाले से, क्योंकि इस वक्त मुल्क का सियासी मौसम हर उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। एक तरफ सियासी मैदान के बड़े मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सर जोड़ कर बैठे हैं, तो दूसरे तरफ लीगी रहनुमा मरीम नवाज़ ट्विटर पर अपनी पार्टी का सियासी और नज़रियाती दिफा करने में मसरूफ़ हैं। उधर JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान जो आजकल अपनों से नाराज़ दिखाई देते हैं, उन्होंने कहा है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी दावत दी है कि वो आएँ और अपोजिशन में उनके साथ बैठें। मौलाना फजल रहमान का क्या कहना था, आसमा शराजी के इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने है, और उन्होंने कहा कि ये सीट आपने नहीं जीती, हमने आपको ये सीट दी है, आपने सीट नहीं जीती। बार बार वो बात कहते रहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सियासी तजियाकार सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इफ्तिखार साहब, कैसे देखते हैं मौलाना साहब के इन हालिया बयानात को आप? मौलाना साहब चौथा इलेक्शन हार गए हैं और उनमें जो गुस्सा और गम है उसका इजहार उन्होंने खुल के किया है, लेकिन एक बात का उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनका रवैया ये है इंतखाबात के बारे में तो फिर ये सवाल उठेगा कि अगर ये इंतखाबी अमल काबिल कबूल नहीं है तो मुतबादल फिर क्या होगा।
ये 2018 से के हवाले का उन्होंने कहा कि उसके धांधली के भी रिकॉर्ड टूट गए। अगर धांधली हो रही है, जो पार्लियामेंट 4 सूबों में बनी है, वो पाक में बनी है, अगर इसकी कोई वक़्त नहीं है तो पैगाम हम क्या देना चाह रहे हैं लोगों को? 5 करोड़ के करीब लोगों ने वोट कास्ट किया है। क्या हमें वो 5 करोड़ लोग नजर नहीं आए पोलिंग स्टेशनों के बाद? 4.5 करोड़ के करीब, क्या हमें वो लोग पोलिंग स्टेशनों के बाद नजर नहीं आए? क्या हम उनको समझते नहीं है कि वो स्टेक होल्डर हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। ये तो कहा जा सकता है कि कुछ जगह पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन तमाम ही इलेक्शन को पर सवालिया निशान खड़े कर देना सियासी तौर पर तो शायद मुनासिब हो, लेकिन इसके जो नुकसानात होंगे पूरे के पूरे सिस्टम पे वो बड़े खतरनाक हैं। अब जो खेल जमेगा तो क्या जमेगा खेल कि जनाब ये तो सारा का सारा मामले धांधली पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। मैं तो कहूँगा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि खुलकर जमहूरियत के लिए हमें खेलना चाहिए। बिल्कुल, आपने से बात की। वाकई जो ये बार बार जिस खेल के वाले से बात करें वो समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने एक और बात कही है कि जो मुकाबला है वो मैदान में होगा। तो मैदान से क्या मुराद है? आपको क्या लगता है कि भी ये पार्लियामेंट के वाले से बात कर ही नहीं रहे, ये मैदान के वाले से बात करें? फिर कल एक और चीज़ हमने देखी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि क्योंकि पीटीआई के साथ हमारा कोई जिस्मानी झगड़ा तो है नहीं, तो हम उनसे बात भी करेंगे। तो ये एकदम ऐसा क्यों लग रहा है कि मौलाना की जो पॉलिसी है उसमें भी शिफ्ट आ रहा है? देखिए, मौलाना को पॉलिसी तब्दील करने का हक जरूर है, लेकिन मैं मौलाना का बहुत एहतराम करता हूँ। मेरा ज़ाती उनसे ताल्लुक वास्ता है कि मौलाना हम जो कह रहे हैं इसका नुकसान और फायदा किसको पहुँचा रहे हैं? आप बज़ाहिर ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने फिर को खेल खेला है, लेकिन आप ये कहकर क्या एस्टेब्लिशमेंट के जो अज़ाइम उनको तकलीफ नहीं पहुँचा रहे? मुमकिन है एस्टेब्लिशमेंट चाहती ये हो कि ये सियासतदान एक दूसरे के साथ न बैठे और सियासी पार्टियां इन इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दें ताकि मुल्क में एक और बुहरान पैदा हो जाए। एक और बुहरान। और क्या उसने ये जो हमारा है पीटीआई वाला लतीफ खोसा, उसने तो कह दिया कि इमरान के बगैर जमहूरियत चलेगी ना, पार्लियामेंट चलेगी ना, हम चलने देंगे। मुझे वैसे ना आपने अच्छा किया, आपने लतीफ खोसा के वाले से बात की ना। मैं बड़ी ज़रा कंफ्यूज हूँ। इफ्तिखार साहब प्लीज़ आप मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। हम लतीफ खोसा साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और क्योंकि हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी तो इस कैपेसिटी में नहीं हो सकती, बिकॉज सब एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। तो ये बात। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन बैरिस्टर सैफ को कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम ऑपोजिशन भी जाके बैठेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कि हमने किसकी बात मानी है। फिर वो जो अली मोहम्मद खान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि कुछ लोगों का ज़मीर जाग जाए और जो क्या कहते हैं फॉरवर्ड ग्रुप वो आके हमारे साथ हुकूमत बना ले। मतलब ये क्या बातें हो रही हैं? वो एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं? देखो, मैंने ये कहा आपके प्रोग्राम में कि हम इस सारे निज़ाम के साथ जाति कर रहे हैं। हम इस निज़ाम में सारे के सारे शामिल हैं थे। हम वोटर के तौर पे शामिल थे और ये लीडर्स के तौर पे शामिल थे। तो मैं हैरान हूँ कि हम किस किस्म की बातों में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। देखिए, वो कहता है कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, एक आदमी कहता है कि ये सारी पार्लियामेंट ही धांधली की पैदावार है, एक आदमी कहता है कि अच्छा फिर उसी धांधली की पैदावार में वो उम्मीद की किरण देखते हैं अगर उनके हक में कोई चीज चली जाए तो कमाल है। ये यहाँ ये धांधली है, ये यहाँ ये धांधली नहीं है। अगर ये धांधली आपके साथ चली जाए तो फिर ठीक है। अब एक तरफ के पीटीआई का साथ ज़हनों का झगड़ा, ये मौलाना साहब ने फरमाया। अब अल्लाह जाने, मौलाना साहब एक बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मैं उनसे क्या बहस करूं। ये ज़हनों का झगड़ा है। दूसरी तरफ अभी आपने बताया कि वो मैदानों की बात करते हैं और एक तरफ शेर अफजल कहता है कि जरदारी पीटीआई से रब्ता कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि वो बचगाना बातें करते हैं। इससे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाने का। शेर अफजल साहब ये किसकी लाइन पकड़ के बैठे? मुझे तो ये समझ में नहीं आती, क्योंकि जो वो बात कर रहे थे ना बाकी पार्टी वो बात नहीं कर रही होती, वो बकरी अपनी को बात कर रहे होते हैं। ये मतलब है कि देखिए, एक बात हकीकत है कि पीटीआई वो एक पार्टी में शामिल होगी, किसी वो तो एक ही सीट है उनके पास। हाँ जी, वो शामिल होगी, ठीक है। अभी उसका भी फैसला हमारे ऑफिशियली इन्होंने नहीं किया। मैं हैरान हूँ, अभी ऑफिशियली फैसला नहीं किया। अभी जब वो बात कर रहे हैं वो एक सियासी पार्टी भी नहीं है। अगर हम स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते में बात करें तो वो तो सियासी पार्टी भी नहीं है। पहले वो अपनी सियासी पार्टी की रेक्टिफिकेशन से, अभी जो झगड़ा और होना है खवातीन की निश्चितों और अकलीती उनका कोटा ही नहीं है। बिल्कुल
उन्होंने फरिश्ते नहीं दी ना। बिल्कुल और बिल्कुल। जब फरिश्ते नहीं दी तो फिर ये तासर दे, उनका सोशल मीडिया कहेगा कि उन पर जुल्म हो रहा है और सारी दुनिया में वो शोर मचाएंगे। भाई जो आइन है, जो कानून है, उसके मुताबिक तो चलना होगा या नहीं चलना। तो ये चीजें जो है ना अच्छी नहीं है। और फिर याद रखें कि ये एक आदमी जो बिल्कुल जाके बाहर बैठ गया, नवाज शरीफ, अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उस पर 1,79,000 से ज्यादा वोट उस आदमी ने दिया। तो मतलब ये है कि इन हालात में आगे जाना चाहिए हमें, दो सबको मिल के बैठना चाहिए। जो कोशिश कर रहे हैं, कल आज एक इजलास फिर हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टीमें बनाई गई हैं कि आगे चलने का रास्ता क्या होगा। इन हालात में मैं तवक्को करता हूँ। वैसे देखिए मेरी बात सुनिए साहब, आप भी बता दें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब चीज़ें ही मांग ली हैं, मतलब बस सांसें नहीं मांगी। मैं उन्होंने कहा जी गवर्नर हमारे हो, गवर्नर हमारे। उन्होंने कहा नून लीग से कहेंगे कि बलूचिस्तान में हमारा वजीर आला बनाने में हमारी हेल्प करे, चेयरमैन सेनेट उनका हो, स्पीकर कौमी असेंबली उनकी हो, सदर उनका हो रहा है कि गया पीएम से वो भी मांग लेंगे। बढ़िया बात यह है कि आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने अपने कार्ड जो है ना बड़े मुनासिब तरीके से खेले। उन्होंने एक फिक्रा पर क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी कि नून लीग इतनी बार्गेनिंग कर ले उनसे? लेकिन अब क्या किया जाए, जो नंबर्स हैं वो तो किसी के साथ नहीं, वो ना पीपल्स पार्टी के साथ हैं, ना जो पीटीआई वाले उनके साथ हैं, ना ये किसी के साथ नंबर्स तो किसी के साथ है ही नहीं। ये तो हकीकत है ना। अब इस हकीकत को तस्लीम करके आगे जाना है या फिर एक नए इलेक्शन में जाना है। यानी खुद इसने बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खदशे का इजहार किया कि अगर ये मामला ऐसे तय नहीं हो पाते तो फिर एक नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसमें हम जाने को तैयार नहीं। हम री इलेक्शन की मुतहम्मिल हो सकते हैं? मतलब इतना बजट लगता है, अरबों लगते हैं री इलेक्शन। अगर हम, मैं कहूँ चले इस साल भी नहीं, आप अगले साल भी करें, हमें इजाजत देते हैं? हमारी मुल्क की मैशत हमें ये इजाजत देती है? पता नहीं हमें किस बात की इजाजत देता है। पहले तो हमें अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। जो भी आया है नतीजा, इसको लेके आगे चलना है या इसमें झगड़ा करना है, बिल्कुल बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही। और मैं खदशे का इजहार कर दूं आपको, आज ही कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली पंजाब में मुझे पुरसकून माहौल नजर नहीं आ रहा। जो कुछ पीटीआई के रवैये हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं। एज ऑलवेज हमने हमेशा से देखा कि ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठना उनको वैसे भी गवारा नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में क्या सूरत हाल बनने वाली है, क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद किया गया है मरीम नवाज साहिबा को, तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ें होंगी। हमारे नुमाइंदे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जो हमारे सियासी नुमाइंदे जो कि तमाम तर इस बीच को कवर भी करते रहे, आसिम नसीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आसिम, वैसे क्या सूरत हाल है जब से हमने स्पेसिफिकली बात की और सुनी है हमने कि मतलब सुनी कि अब ये तो आपको कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है, ऑन पेपर्स भी नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनना जा रही हैं, पहली खातून वज़ीर आला। तो क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में? बहुत शुक्रिया। देखिए मदिया, मैं जो अभी आखिरी बात की इफ्तिखार साहब ने, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा और उसके साथ फिर मरीम नवाज़ का भी आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि बिल्कुल इस वक्त जो पंजाब में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन आएगी, लेकिन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आएगी तो वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून वज़ीर आला भी होंगी जो कि अपने मज़ाहमती बयानिए के साथ अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई और आज जिस जगह पर वो पहुंची हैं उसमें उनके वालिद का अपना किरदार है। लेकिन मरीम नवाज़ ने अपने आप को प्रूव किया और उन तमाम हालात को लेके चली कि जिसके बाद आज वो इस मसनद पर आई हैं। शायद जब पहला पंजाब के अंदर तरीके अदम इत्माद हुआ था और हमज़ा शहबाज उसके बाद आए थे, तो हमज़ा शहबाज भी क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा मुफाहमत पर यकीन रखते हैं और वो बिल्कुल भी मुज़ाहमत की तरफ नहीं जाते, और इसीलिए आज आप देखेंगे इन इंतखाबात में वो आपको कहीं नज़र नहीं आए। जीत तो अपनी सीटें गए क्योंकि सीटें उनकी पक्की थी, लेकिन आने वाले दिन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक कार्ड इस्तेमाल किया है कि मरीम नवाज़ को ये मसनद दी है और मरीम नवाज़ ही मुस्लिम लीग नून में वो एक आवाज़ होंगी जो उस अपोजिशन का मुकाबला कर सकती हैं। अगर यहाँ पर कोई थोड़ा सा भी कोई मुफाहमती रवैये वाला कोई शख्स होगा वज़ीर आला की कुर्सी पर, तो ये जो अपोजिशन अब पंजाब असम्बली में आएगी वो उसे खा जाएगी। ये मेरे आप अल्फाज के ऊपर आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मुकाबला आपने करना है बड़ी वोकल अपोजिशन के साथ। ये ऐसी अपोजिशन भी आई है जो पहली मरतबा जिनके नाम सामने आए हैं, जो एक वेव की शक्ल में आए हैं, जिन ना मुझे उनका पता है कि इस हल्के में इनकी क्या खिदमात है, ना हल्के के लोगों को पता है कि इनकी क्या खिदमात है, लेकिन वो एक नज़रिए या
एक शख्स के पीछे उस वेव में, इमरान खान की वेव में वो लोग आए, उन्होंने वोट किया। अब देखना ये है कि वो कितनी अपोजिशन करेंगे। अगर तो वो उसी तरह जो उनकी माजी में उनका रविश रही, अगर वो उसी तरह चलेंगे तो ये बड़ी टफ असम्बली होगी। यहाँ पर जो कानून साजी है और आइन को सामने रखते हुए जो आपने लेजिस्लेशन करनी है, उसमें फिर इस हुकूमत को बड़ी मुश्किल भी कई बार आएगी। और कोई बड़ा जब फैसला करना होगा तो उसमें फिर उन्हें अपोजिशन को मनाना होगा कई जगह पर। और जो कहते हैं ना, जो अक्सरियत राय से जो बिल पास हो जाते थे, वो बड़ा मुश्किल होगा कि इस असम्बली में वो मुमकिन हो पाए, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो बराबर की आग होगी। बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में वो देखने के काफ़ी ज़्यादा हंगामा आ रहे, वो भी देखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होंगी। अगर हम मरकज़ में बात करें या फिर हम पंजाब असम्बली के वाले से बात करें, क्योंकि सब हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जब अपोजिशन में बैठती है तो या तो उसे धरने देती है, वो उसे धांधली के वाले से बात करती है, बट वो ना कि जो कंस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर होता है वो अपोजिशन की जानिब से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका रोल आप कहाँ पे ज़्यादा देखते हैं? आप स्पेसिफिकली अगर जब मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बन जाती हैं, वो मरकज़ में अपने भाई को गाइड करेंगे या फिर लाहौर में बैठ के अपनी बेटी को गाइड करेंगे? देखिए मदिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ की जो प्रायोरिटी है वो मरीम नवाज है। शहबाज शरीफ एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मरीम नवाज को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। उसमें 2-3 महाज है, अगर मैं आपको उन्हें बिल्कुल मुख्तसर कर दूं, एक महाज है हुकूमत चलाने का, एक महाज है उन्हें अपनी पार्टी को लेके चलने का, और तीसरा महाज है अपोजिशन से निपटने का। इन 3 के ऊपर नवाज शरीफ अगर लेकिन एक मिनट रुक जाए, मैं जरा दूसरे महाज पे आपके साथ आ जाती हूँ। जो दूसरे महाज पे पार्टी को चलाने के वाले से जो बात करी, तो जो बहुत पुराने और सीनियर लीडरान थे पार्टी के, वो तो खुश नहीं थे। जब स्पेसिफिकली हमने पहले भी देखा कि मरीम नवाज को जब इतनी वेटेज दी गई कि हर बात हर फैसला उनसे पूछ किया जाता था, और फिर जिनसे वो नाराज़ होती थी फिर उनको साइडलाइन भी कर दिया जाता था। तो ऐसे टाइम में आपको लगता है कि पार्टी के लोगों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? मदिया, पहले मुझे ये बताएं वो लोग हैं कहाँ पर? चौधरी निसार कहाँ पर गए? शायद खाकान अब्बासी आज कहाँ पर हैं? मिफ्ता इस्माइल कहाँ पर है? ये लोग अपनी सीटें नहीं जीत सकते। आप अगर हम इन लोगों के बाद जुवेद हाशमी कहते थे, जुवेद हाशमी अपनी सीट नहीं जीत सकते। बात है पार्टी लड़े भी नहीं तो लड़ते तो उन्हें नहीं जीत सकता था। एक देखिए, एक जो हल्के की सियासत है, हमें अवाम को ये बताना होगा कि उसमें तमाम चीज़ें, देखिए दड़े के बगैर कोई भी नहीं जीतता। इतना बड़ा कौमी असम्बली का अगर कोई कहे कि मैं इलेक्टेबल हूँ, कभी भी इलेक्टेबल अपनी सीट नहीं छोड़ता। ये आप एक जेन में रखें और अवाम को भी बताएं। कोई भी इलेक्टेबल होगा, वो उसे पता है कि मैं जीत सकता हूँ, वो लाजमी इलेक्शन लड़ेगा। और जो अपनी पार्टी के मनून में मिन्नत होते हैं, वो हमेशा इस तरह का दरमियानी रास्ता निकाल के कहते हैं जी मैं भरा मेला छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है मैं जाऊँगा, मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, मैं 50% वोट ले लूँगा, मैं 60% कर लूँगा, क्योंकि वो वोट बैंक जुड़ा होता है, वो नेटवर्क जुड़े होते हैं। यूसी चेयरमैन, काउंसलर जो आपके लिए वोट लेके आ रहे होते हैं। तो ये तो एक अलग सी बात होगी। बात ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, नवाज शरीफ ने, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के भी एक ऐसे मौके पर है कि वो अब एक उनका बड़े वाला किरदार आ गया है पार्टी के अंदर। उन्होंने अपनी पार्टी की तंजीम साजी में रहने वाली वही बड़े वाला किरदार उन्हें करेंगे। देखिए उन्होंने शहबाज शरीफ को जगह दी है, उन्होंने शहबाज शरीफ को जगह दी है। मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ज़रा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पे भी नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर क्या एग्जैक्टली सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मंदी रही स्टॉक मार्केट में, और कल कदरे बेहतरी हमने देखी स्टॉक मार्केट में आई भी। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी सिचुएशन है जी आज स्टॉक मार्केट की? आज थोड़ी बहुत बेहतर हुई, स्टेबिलिटी आई? वालेकुम सलाम मदिया, स्टॉक मार्केट देखें आज जो है ना इसका आगाज़ तो कारोबार का 240 पॉइंट के इजाफे के साथ हुआ था, लेकिन फिर बतदरीज जो है सरमायाकारों की हमने ये स्ट्रेटेजी देखी कि वो मुनाफे के हुसूल के लिए शेयर फ़रोख्त करते हुए नज़र आए। फ़रोख्त का यही दबाव जो है स्टॉक मार्केट को जो है 341 पॉइंट मनफी भी ले गया, और हमने 62,000 पॉइंट्स का लेवल गिरते हुए भी देखा। लेकिन उतार चढ़ाव के साथ जो है मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। अब एक बार फिर मार्केट पॉजिटिव जोन में आ गई है। इस वक्त जो है तकरीबन
इवन है और 62,153 पे 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है मदिया। अब जो है वो क्या कहते हैं रेंज बाउंड है। अब चूंकि देखें 3 दिन की मंदी के बाद 3,000 पॉइंट मार्केट से निकल गए थे, उसमें हसीस की कीमतें काफ़ी पुरकशिश सतह पे आ गई थी, तो वहाँ सरमायाकारों ने चांस लिया और उन्हें लगा कि इस मौके पर जो है मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए और हुकूमती फेस भी बनता हुआ नज़र आ रहा था। कुछ चीज़ें जो है वो बेयकीनी थोड़ी कम हुई थी, तो उसकी वजह से हमने सरमायाकारों को मार्केट में वापस आते हुए देखा था। उसके बाद लेकिन कल इसी वजह से हमने मार्केट में जो है 1,000 पॉइंट्स की तेज़ी भी देख ली, लेकिन आज मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है। और अब मार्केट जो है वो चूँकि न्यूज़ ड्रिवन हो गई है, जैसे अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करती है, जैसे बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट उस पर भी रिएक्ट करती है। तो इसीलिए अब सरमायाकार जो है देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं और देख रहे हैं आगे कि अब क्या सूरत हाल बनती है सियासी और माशी, और उसमें कैसे फैसले लिए जाते हैं। हुकूमत इसका मतलब है जब तक नया वज़ीर आज़म वोट लेने हलफ उठा नहीं लेते, तब तक हम मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन देखेंगे मिला जुला रिएक्शन। बिल्कुल मदिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केट में मिला जुला रुझान ही रहेगा। अच्छी खबर आने पे मार्केट जो है उसका अच्छा रिस्पांस देगी, बुरी खबर आने पे गिर जाएगी। तो यही इस वक्त मार्केट में हो रहा है। लेकिन कल एक अच्छी खबर ये नहीं थी, देखें कल थोड़ा सा जो है ना हमारा जो क्या कहते हैं रुपया था वो थोड़ा कमज़ोर हुआ और डॉलर ने अप्रिशिएट किया है। डॉलर कुछ दिनों से थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी हमें नज़र आ रहा है। इंटरबैंक मार्केट में इस वक्त भी डॉलर जो है वो 16 पैसे महंगा होकर 289 रुपये और 50 पैसे पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। और ओपन मार्केट में कल डॉलर की कदर में 70 पैसे का इजाफा हुआ था और वो 282 रुपये पूरे 5 हफ्ते के बाद हमने देखा था कि 282 रुपये हो गया था। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी है। अब क्योंकि गैस की कीमतें मंजूरी दे दी है बढ़ाने की, बिजली की कीमतें पहले ही हम बढ़ा चुके हैं, तो ये जो गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्पैक्ट आएगा, ये महंगाई पे पड़ेगा। जो महंगाई का तवक्को की जा रही थी कि वो नीचे आएगी, उसमें थोड़ी सी रुकावट पैदा हुई है। और अगर महंगाई नीचे नहीं आती तो शरह सूद नीचे लाना स्टेट बैंक के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। ये बड़ा कंसर्न है स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का। और इसके साथ साथ जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो बैरूनी सरमायाकारी आने वाली है उस पर भी सरमायाकारी की नज़रें। तो ये सब चीज़ें मटेरियलाइज होंगी जब हुकूमत फॉर्म हो जाएगी और उनकी माशी पॉलिसियाँ सामने आ जाएंगी और IMF का विजिट प्लान हो जाएगा कि पाकिस्तान वो कब आ रहा है और आखिरी ट्रांच पाकिस्तान को कब तक मिलेगी। ये सब चीज़ें इसको देख रहे हैं। तो फरवरी जो है मार्केट में रेंज बाउंड का जो है महीना रहेगा और इंशाल्लाह मार्च में कहा जा रहा है कि मार्केट बेहतर हो सकती है। अल्लाह करे ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जी। रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे कि और एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन है। अब ज़रा मैं आपके कुछ मसले मसाले और अपने भी मसले मसाल के हवाले से बात करती हूँ। आज जब मैं कह भी रही थी ना कि बड़ी ठंड लग रही है वो इस वजह से क्योंकि कराची में सुबह सुबह ना मौसम थोड़ा बहुत ठंडा होता है और उस मौसम में आपको होता है जो भी लोग घरों से बाहर निकलते होंगे, हम सब लोगों का गम साझा है। घर में गैस तो आ नहीं देती और जब गैस नहीं आ रही थी तो ऑफ कोर्स गीज़र भी नहीं चल रहे होते। ये गैस का बहरान में देखा है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये गैस का बहरान मज़ीद जो है वो शदीद हो जाता है और लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल से परेशान भी होते हैं कि भाई ये गैस गई है तो कहाँ पे गई है। और बार बार कहा जा रहा था कि भाई हो सकता है गैस का बहरान पैदा हो और होता है। अब कराची में लोग इसलिए परेशान हैं कि कराची में तो ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती नहीं हैं तो गैस जाती किधर है। तो जो घर में जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा गैस ना होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करती हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने घर में पकाना होता है खाना। अब गैस आती नहीं है, 3 वक्त का खाना बनाने भी ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं बड़ी ऑड टाइमिंग्स पे हमें उठना पड़ता है और इन ऑड टाइमिंग्स पे उठकर फिर हमें कुछ ना कुछ खाना पकाना पड़ता है। अब बाहर से हम कब तक जो है वो नाश्ता लेकर आएँ, क्योंकि बाहर से अगर आप नाश्ता लें वो आपकी जेब ही गवारा नहीं करती। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम एक ऐसे ही घर में गए हैं, क्या सिचुएशन आपको दिखाते हैं। कराची का हर इलाका, हर ज़िला ऐसा है जहाँ पर गैस का बहरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। मैं इस वक्त एक ऐसे जगह मौजूद हूँ जो मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन का क्वार्टर है और यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन गैस के बगैर किस तरह गुजारा कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर का ये मकान है, बहन ने यहाँ पर लकड़ी का चूल्हा बना रखा है अपने आंगन में और बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम जैसे किसी गांव गोठ में आ चुके हैं। मैं उनसे मालूम करता हूँ मेरी बहन ये कब से परेशानी और कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग। सालों से, काफ़ी सालों से परेशानी हो गई है और सर्दियों में तो समझे बिल्कुल आती ही नहीं है गैस। गर्मियों में थोड़ी बहुत देंगे बस, सर्दियों में तो ये हाल होता है कि बहुत परेशानी हो जाती है हम लोगों को। तो इसमें कितनी दफ़ा खाना बनाते हैं इससे लकड़ी से? लकड़ी का खर्चा नहीं होता इजाफी? वो तो मतलब होता है, सारी सी बात है, मगर है ना पकाना भी ज़रूरी, खाना भी इंसान की ज़रूरत है इंसान की, तो खाना भी बनता है। सुबह नाश्ता भी इसी से बनता है, लकड़ियाँ सुबह उठते ही पहले लकड़ियाँ जलाओ, फिर नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर में भी खाना इंसान को खाना है तो फिर दोपहर में बनाओ। तो तीनों टाइम यही काम होता है हमारा, बस लकड़ियाँ ही जलाते रहो सारा दिन। सुबह नाश्ते करने पे गैस नहीं है, बच्चे बेचारे भूखे प्यासे आता है। बताओ इससे भी हम काम नहीं करेंगे तो बच्चे तो सुबह भूखे प्यासे जाएंगे ना। दोपहर का खाना हम दोपहर का खाना बना ही नहीं रहे, रात का बना हुआ होता वही खा लेते हैं। मेहमानों को मना कर दिया कि वो आ नहीं रहे,
आमदनी इतनी है ही नहीं, कहाँ से पूरा करें। तीसरा महीना है, बिल्कुल चूल्हे अभी मैंने आपको दिखाया ना जला के, बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, ना सुबह ना किसी भी टाइम पे गैस नहीं आ रही है। और अभी इसका अल्टरनेट जो है वो देखा है अपने सिलेंडर, और ख़तरनाक है बच्चों के हिसाब से, मगर क्या करें, एक मजबूरी के तहत जो है ना इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिल्कुल 24 घंटे के लिए गैस बिल्कुल बंद हुआ है। मजबूरन जो है ये गैस का इसका काले आयल का चूल्हा लेके आया हूँ, ताकि कम से कम घर में खाना तो बन सके। कंप्लेनें कर के थक गए हैं कि भाई गैस नहीं आ रहा, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल लोगों की समझ से बाहर की बात है कि एग्जैक्टली वो तमाम तो चीज़ें अफोर्ड कैसे करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मज़ीद तजावीज़ दी गई हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, और IMF से डील है उसका एक पार्ट भी है कि बिजली की कीमतें एनर्जी और पावर सेक्टर में भी हम देखेंगे चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। दूसरी जानिब गैस नहीं है, और ना होने की वजह से, अगर है तो महंगी भी है, और ना होने की वजह से मतलब घर में गैस नहीं आ रही, बिल आपको फिर भी आ रहा है और ठीक ठाक बिल आ रहा है। लोग परेशान हैं, तो इन परेशानियों का इजाला ज़रूर करना चाहिए उन तमाम से लोगों को जो कि न्यूली इलेक्ट हैं। उनको पता होना चाहिए कि अवाम किस मसले से दो चार है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जराइम की वारदातों के हवाले से जिनका सामना कराची के शहरियों के पिछले कई बरसों से रहा है। हाल ही में शहर कराची में जिनकी एक मुनफरिद वारदात सामने आई है। PECHS में 2 मुलजिमान बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाए लूट मार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक खौफनाक वाक़या कल हमारे सामने भी आया कि फेडरल एरिया ब्लॉक 16 में नामालूम मुलजिमान ने 7 साल बच्चे का तेज़ धार आले से गला काट दिया। फिर अस्पताल के करीब झाड़ियों में ज़ख्मी हालत में भी उसको फेंक कर फरार हो गया, और अचानक शोर होने पर अहले इलाका मौके पर वहाँ पर जमा हुए तो बच्चा तड़प रहा था, अब बोलने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, मगर वो बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, बल्कि मैं पहले इसी बच्चे के हवाले से बात करूँगी, बाद में जो शहर के हालात उस पर भी बात कर लूँगी। शाहनवाज़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद भी हैं। शाहनवाज़, सबसे पहले तो ये बताएं, जो बच्चे का माजरा था, और मैं देख रही हूँ कि अब जो FIR है वो भी दर्ज होगी, वे इसके हवाले से ज़रा तफसीलन बताइएगा हमें। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही दिलखराश वाकया है, और कल ये सामने आया तो सारा मीडिया जो है बजाते खुद भी जो है गमगीन हुआ। ये 3-3:30 बजे का वाकया है कि एक बच्चे की लाश मिली जो तड़प रहा था, उसको अस्पताल मुंतकिल किया और उस दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त अबान के नाम से की गई थी। 7 से 8 साल इसकी उम्र बताई गई थी। कल जब पुलिस ने तहकीकात की तो ये पता चला कि चचा की जानिब से बयान दिया पुलिस को कि कोई नामालूम शख्स घर पर आया है और उसने घर का दरवाज़ा बजाया है, और बच्चे ने दरवाज़ा खोला है और वो बच्चे को लेकर चला गया है। उस दौरान घर वाले बच्चे को ढूंढते रहे, तो घर वालों ने जो है अहले मोहल्ला को भी जमा किया, और जब पता चला कि थोड़ी देर बाद कोई नामालूम कार सवार था, वो बच्चे को घर के करीब जो है छोड़कर फरार हुआ, और बच्चे का जो है गला कटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। करीबी खातून ने देखा और फौरी तौर पर जो है लोगों को बताया। उस दौरान जो लोग उसको लेकर भागे, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। बच्चा कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे आवाज नहीं निकल रही थी। तो शाहनवाज मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि जो भी शख्स आया ये घर से बच्चे को लेके गया है, तो ये लोग अपार्टमेंट में रहते थे, कोई कैमरा वहाँ पे लगा हुआ था जो कि ये पहचान ले, ये दिखा दे कि कौन ऐसा शख्स आया था जो कि इस बच्चे को लेके गया था? देखिए, ये जो एरिया है ना, ये एक सुनसान एरिया है। ये क्वार्टर्स बने हुए हैं। ये 16 नंबर पर एक सरकारी अस्पताल है, उसके बैक साइड पर कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं। जिस गली में ये वारदात हुई है उस गली पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। मोहल्ले वाले जो बताते हैं कि ये जो पीछे का एरिया है बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिन जगह ये क्वार्टर्स हैं वहां पर भी कोई कैमरा अब तक नहीं मिल सका है पुलिस को। तो ये फिलहाल अब तक चीज सामने नहीं आ सकी कौन सी कार थी, क्या हुआ, लेकिन पुलिस इस वाकये में जो है तफ्तीश कर रही है और मुकदमा भी जो है दर्ज किया गया है। मुकदमे में तो वालिद साहब ने यही बताया कि पुलिस को कि उसको घर से फोन आया और उन्हें बताया गया कि आपका बेटा जो है लापता है, और फिर किसी ने पोस्टमार्टम के हवाले से कुछ किया गया है, कुछ पता चल सके कि एग्जैक्टली चले बच्चे को मारा तो गया, तेज धार आले से उसको ज़िबा किया गया है, लेकिन क्या उस बच्चे को फिजिकली रिजॉल्व तो नहीं किया गया? क्या इस हवाले से कोई मालूमात सामने आई हैं? देखिए, इसमें ना 2 चीजें हैं। बच्चे का पोस्टमार्टम तो मुकम्मल कर लिया गया था, और उसमें जो मेडिकल के जो ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ये बताया गया था कि बच्चे के साथ ना कोई ज्यादती करने की कोशिश की गई है और ना ही उसके जिस्म पे कोई निशानात हैं। लेकिन ये दूसरा जो इसमें पहलू ये भी निकल सकता है कि बच्चा जो यकीनन जिसके साथ गया है वो जानता होगा, तो कोशिश भी की जा सकती है, और बच्चे शोर में जाने पर उसने तेज धार आले से उसको कत्ल कर दिया। और दूसरा जो इस
में पहलू निकल रहा है वो ये नहीं निकल रहा है कि कोई ऐसी दुश्मनी निकालने की कोशिश की गई है जिसका बदला जो है बच्चे से लिया गया है। वालिद साहब की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन बजाय ये लगता है कि अपना गुस्सा निकालने के लिए या कोई दुश्मनी निकालने के लिए जो वालिद साहब से बदला लिया गया और उस बच्चे को तेज धार आले से कत्ल किया गया, क्योंकि ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले या कोई रगड़ के जिस्म पे इस तरह की जो है मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें सामने नहीं आ बड़ा दिल सकती। खराश वाक़या। और शाहनवाज, वो लोग जो कि औलाद वाले हैं वो तो लिटरली उनके लिए बड़ा तकलीफ है कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा कितना होता है, हम उस बच्चे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो छोटा सा मासूम सा बच्चा को उसको घर से ले जाता है और पता नहीं क्या उसको गुस्सा था, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इतनी अजियत बच्चे को पहुंचाई और बच्चे का जिस गला तेज़ हराले से उसका गला काटा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी सामने आएंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो कुछ CCTV फुटेज एक सामने आई है जिसमें हम देख रहे हैं कि जी 2 बंदे जो वारदात कर रहे हैं और ये वारदात का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है और इसमें किया ये जा रहा है कि एक बच्चे को इस्तेमाल किया जा रहा है कि उस बच्चे को आगे बाइक पर बिठाया हुआ है ताकि अगर इन केस, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो है ऐसे वारदात वो लोगों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं और फिर हमने देखा कि लोग उनको निशाना भी बनाते, टारगेट भी करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम करना कि आगे आपने बच्चे को बिठाया ताकि इन केस अगर आपको पुलिस पकड़ने की कोशिश भी करे, आप पे फायर मारने की भी कोशिश करे, तो आगे आपने बच्चे को अपना ढाल बना के बिठाया हुआ है। देखिए, अभी कुछ दिनों से पुलिस की जानिब से स्ट्रेटेजी को तब्दील किया गया है क्योंकि शहर में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अब पुलिस मुख्तलिफ जो नाके हैं वो लगा रही है और जो तमाम पुलिस के जो एहलकार हैं उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो 3 से 4 घंटे हर जो है स्पेस के बाद 3 घंटे के बाद स्नैप चेकिंग करें। तो जो मुलजिमान हैं अब वो उन्होंने नया तरीका ये निकाला है कि अपने साथ जो है बच्चा रख रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि बच्चे और लेडीज के साथ जो है इस तरह की वारदात कोई करने नहीं निकलता, नौजवान या जो अधेड़ उम्र लोग हैं डबल सवारी में वारदात करते हैं। तो अब ट्रेंड को तब्दील करने की कोशिश की गई है। कुछ जो मुलजिमान हैं अब वो डबल मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ रहे, वो सिंगल मोटरसाइकिल पर बैठकर वारदात कर रहे हैं और कुछ जो है बच्चों और खवातीन को ढाल बना रहे हैं। तो ये वाकया 2 रोज कबल का था जब PECS ब्लॉक 3 में वारदात हुई और उसकी जो CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गए और क्लियर फेसेस सामने भी आए हैं। तो कि शाहनवाज को एक्शन लिया गया, हमने तो खैर देखा भी कि CCTV फुटेज भी अगर मिल जाए तो उसका कोई फायदा होता नहीं है क्योंकि वो लोग पकड़े नहीं जाते। देखिए, CCTV फुटेज का बहुत फायदा भी होता हुआ हमें नजर आया है। मुतादिद जो मुलजिमान हैं वो जो गिरफ्तार हुए हैं तो उन फुटेजेस की क्लिपिंग की वजह से ही गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इसमें अब तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि बहुत वाज़ेह तौर पर उनके चेहरे नजर आ रहे हैं मुलजिमान के, लेकिन पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो फोटो है ये किसी जो है उससे मैच तो नहीं कर रहा डेटा से, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी मदद से कोशिश कर रहे हैं कि इन मुलजिमान का पता लगाया जा सके। लेकिन अब तक फिलहाल कुछ ऐसा सामने नहीं आ सका कि मुलजिमान की कोई निशानदेही की गई हो या मुलजिमान का कोई सुराग मिला हो। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शाहनवाज कादरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, एक बात मैं आप तमाम से वालिदैन से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपके बच्चे की जो भी एज हो अपने बच्चे पे नज़र रखें, ज़रूर नज़र रखें। बच्चा बाहर किसके साथ आ रहा है, घर के बाहर कभी बैल लो तो खुदा अपने बच्चे को मत भेजें कि बच्चा जो है वो दरवाज़ा खोले। यू नेवर नो बाहर दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाल इंतखाबात के बाद मुल्क में आइंदा हुकूमत की तश्कील का मरहला हमारे सामने है। कौम एक एक पेशरफ्त को अपनी आंखों से देख रही है और ऐसे में रिसर्च हाउस अल्फा बीटा कोर ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बहुत तफसील से बताया गया है कि किस हुकूमती इत्तेहाद की मदद से मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्फा बीटा कोर के प्रेसिडेंट एंड CEO माहिर मईशत खुर्रम शहजाद। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो खुर्रम आप मुझे ये बताएगा कि ऑफ कोर्स एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जो भी हुकूमत आएगी यानी कि जो भी पार्टीज़ आएंगी किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं आएगी। ये बताएं इसके असरात हैं हमारी मईशत पे कैसे पड़े हैं। बहुत शुक्रिया मदीहा। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसकी स्ट्रेंथ बड़ी ज़रूरी है कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी इन द सेंस कि वो कोई सिंपल मेजॉरिटी बना सकेगी या सिर्फ माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी। तो इस मरतबा ये लग रहा है जिस तरह से आपने देखा है सिचुएशन चल रही है
एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे कि आप देखें 2 बड़ी पार्टी 3 बड़ी पार्टीज है, इनफैक्ट उसके अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टी लार्जेस्ट है PMLN की हम बात करें तो उनके साथ PPP ने ये कहा है कि जी वो गवर्नमेंट के लिए वोट तो कर देंगे लेकिन गवर्नमेंट में बैठेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो सकती है जो कि डिसीजन मेकिंग में आगे जाते हुए उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो होता है ना 2/3 मेजोरिटी हो तो आप तो कानून भी चेंज कर सकते हैं और वो एक बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट होती है, उसकी वजह से वो हमें आज चाहिए। या अगर वो नहीं तो एटलीस्ट सिंपल मेजोरिटी चाहिए जो कि ये बात कर सके जाके IMF के साथ कि देखिए 4 मसले हैं, कर्जों का मसला है, एनर्जी का प्रॉब्लम है, टैक्सेस बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में और प्राइवेटाइजेशन जो है वो काफी टाइम से नहीं हुई हैं, या फिर SOEs के बड़े मसले हैं जो स्टेट और एंटिटीज होती हैं। तो ये जो 4 मसले हैं बड़े, और उसके साथ आपको पता है स्टंटिंग के इश्यूज हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, वो बड़े हमारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स बड़े वर्स हो रहे हैं। तो ये सारे बड़े मसले, और दुनिया में 64 कंट्रीज में इलेक्शंस हो रहे हैं और आपको पता है चाइना और US की एक ट्रेड वॉर चल रही है, फिर हमास का और उसका फलस्तीन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इजराइल के साथ, और उसके साथ फिर यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है वो अभी तक रुकी नहीं है। तो देखिए ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो है ना बड़ा मुश्किल है कि ऐसी गवर्नमेंट हमारे यहाँ आए जो कि पिछली जो PDM की गवर्नमेंट थी उससे भी कमजोर हो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी इकोनॉमिक टीम क्या होगी और हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या कर सकेगी। ऑल्सो डिपेंड्स कि आप डिसीजंस जो है वो डिसीजंस क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मैटर कर रहा होता है ना, क्योंकि वीक गवर्नमेंट आके भी बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकती है। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली ये बताएं कि जो अभी तमाम तर जो सूरत हाल बनी और स्पेसिफिकली जो हमारी अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी उसने तो माशाल्लाह से एक रिकॉर्ड कायम किया ना, कर्जे इतने लिए हैं, तो जो कर्जे उन्होंने लिए वो चुकाने तो जो आगे हुकूमत आएगी उसी को चुकाने हैं ना, तो ये कितना मुश्किल होगा आने वाली हुकूमत के लिए, कितना बड़ा चैलेंज है ये उनके लिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा ना 4 बड़े मसले हैं जिसमें कर्जा सबसे बड़ा है, क्योंकि कर्जा हमने रीपे करना है, उसके लिए हमें कैपेसिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए जी टैक्सेस बेहतर करना है, एक्सपोर्ट्स बेहतर करनी है, इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, ये पूरा एनवायरनमेंट चेंज करना है। तो मुझे लगता है मदिया कि ये जो है ये एक वीक गवर्नमेंट जो है डिसीजन अच्छे ले सकेगी, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहे इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। तो दूसरी बात ये सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त वो ये कि इकोनॉमिक टीम कौन सी होगी। ये तो आपको पता चल गया कि एक पार्टी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अनाउंस कर दिया और दूसरी पार्टी ने उसको कहा कि जी ठीक है एंडोर्स करते हैं, तो वो तो बन जाए। लेकिन आज जो अगर आप एक इकोनॉमिक टीम लेकर आते हैं वो आज प्लान करना शुरू करती है, 2 से 3 महीने इस प्लानिंग में लगेंगे कि IMF के साथ बड़े प्रोग्राम में डील कैसे करना है, तो ये बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि आज आपने खबर देखी होगी कि एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली बहुत ज्यादा हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए आज भी बहुत महंगी, और एक हाउस होल्ड के लिए भी बहुत महंगी है, उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है, उसकी जनरेशन कॉस्ट इतनी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो देखें जैसे मैंने कहा ना 4 मसले, आपका कर्जे का, एनर्जी का, टैक्स का और प्राइवेटाइजेशन का, ये 4 मसले अगर आपके गवर्नमेंट आके अच्छी टीम लाके उसे किसी तरह से एड्रेस कर सकती है अगले 1 साल 2 साल में, तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमी ट्रैक पे आ सकती है। बट ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है लेके चलें और उसके पीछे एक बैकिंग ना हो सारे स्टेक होल्डर्स की, लेकिन वो जो है वो डिसीजन लेने की कोशिश करे और कुछ कर ना सके। में आपको वैसे कितना लगता है कि खुरम जो हम मिसाकी मईशत के हवाले से बात करते हैं, मिसाकी जमहूरियत तो पता नहीं हम देखते कि नहीं देखते, लेकिन मिसाकी मईशत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तमाम तर पार्टीज, चाहे वो मैं कहती हूँ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैठना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को बैठना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैठना चाहिए, और जो दूसरी जमातें उनको भी साथ में बैठना चाहिए। ये कितना ज़रूरी है कि मिसाकी मईशत पे बात की जाए। सबसे पहले तो देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग। मिसाकी मईशत जो है ना मदिहा वो हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने मंशूर पे जो है वो फाइट करती हैं और मईशत पे तो खेलती हैं। यही तो फर्क है कि जी एक सोशलिस्ट है दूसरी कैपिटलिस्ट है, ये खूबसूरती है पॉलिटिकल सिस्टम की। मैं ये कहूंगा जो दूसरा पॉइंट है आपको बहुत वैलिड है कि सबको इस वक्त बैठना जरूर चाहिए इस चीज पे कि हम जो है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि कोई भी आता है उसको बैक करके उसकी जो भी पॉलिसी है उसको हम बैक करें, ताकि एक जो है पार्टी है या 2 पार्टीज अगर वो चलाना चाहती है उनको पूरा मौका दिया जाए, उनको चलाने दिया जाए, डिसीजन लेने दिया जाए, उनकी बैकिंग हो। अगर वो नहीं कर पाती फिर डेफिनेटली जो है दूसरे को आना चाहिए, लेकिन सपोर्ट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मसला मुल्क का है, इंडिविजुअल पार्टीज का नहीं है, इंडिविजुअल्स का नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हम फ्यूचर में झांक कर देखें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सियासी इत्तेहाद जो है वो मुआशी तौर पर मुल्क के लिए बेहतर फैसले ले सकता है? देखें जैसे अगर पिछले 3-4 दौर देखें आप, उसके अंदर हुआ ये कि PMLN ने भी जो है वो किया, अपनी हुकूमत चलाई, PPP ने भी चलाई, PTI ने भी चलाई। इवन तो PTI का जो टेरर था वो छोटा था, बट सब में पॉलिसीज मोरलेस सेम रही हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ थोड़ी आती थी,
फिर जो है वो प्रॉब्लम ये होती थी कि वो कर्जे के थ्रू आती थी, इंपोर्ट लेड ग्रोथ होती थी। किसी ने एक्सपोर्ट्स पे, एनर्जी के सही टर्न अराउंड पे, टैक्सेस को कम करने में, IMF के पास ना जाने में, इन पे किसी ने कोई बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल काम नहीं किया। कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज किसी ने ठीक नहीं किए, वो आज भी हमारे पास है और बढ़ गए। तो आज अगर ये 3-4 बड़ों ने मिलके कुछ खास नहीं किया या टेम्परेरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया, पॉलिसी फ्रेमवर्क पे ध्यान नहीं दिया, तो आज ये चारों मिलके, पांचों मिलके किसी एक को, दो को सपोर्ट करें ताकि जो है हमारा मुल्क आगे बेहतरी की तरफ चले। और ये बहुत मुमकिन है, ये बहुत मुमकिन है, हम ये कर सकते हैं। सिर्फ विल की जरूरत है। बदिया, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके प्रोग्राम में, हमेशा हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है और लार्जर सोचने की जरूरत है कि हम 6 महीने, साल में, 2 साल में प्लानिंग करें और हमारी जो जनरेशन है उसको हम सही डायरेक्शन में डाल दें। अच्छा, ये तो मतलब पूरा वो बात है ना कि देखिए हम बैठ के इस पे बात करते हैं, लेकिन जो आवाम है जो हमें घरों में बैठ के देख रही है, उनका एक सादा सा मसला है। वो सादा सा मसला है कि भाई ये महंगाई आप हल कर दो, हमारी जो चीज़ें हैं, बिजली है, गैस है, ये आप सस्ती कर दें, एक तो उसको अवेलेबल भी रखें, उसको सस्ती भी कर दें। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सादा सा फार्मूला है जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो अपनाए तो वो आवाम के लिए जो है वो मददगार साबित हो सकती है उनकी मुश्किलात कम करने में? ये 4 मैंने पॉइंट्स कहे ना मतिया, यही इंपॉर्टेंट है। आप कर्जों को कम करें, एक तरफ से टैक्सेस सही जगह लगाएं, रिटेल पे लगाएं, होलसेल पे लगाएं, एग्रीकल्चर पे लगाएं, रियल एस्टेट से सही टैक्स लें और आप जो है प्रोफेशनल्स को कहीं ना कहीं टैक्स पिलाएं, टैक्स सही जगह लगाएं, खर्चे अपने कम करें, कर्जों को कम जरूरत पड़ेगी हमें और जो है टैक्सेस को कम करें, इन्वेस्टमेंट भी होगी, ग्रोथ भी होगी, महंगाई भी नीचे आएगी, अपनी मार्केट्स को ठीक करें, अपनी जो आपके ओवरऑल फंडामेंटल्स हैं वो ठीक करें। मैं कहता हूँ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है हमारा। ये आगे जाते हुए हमें अब आज हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं 23 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है और जो 25 मिलियन दूसरा बच्चा है वो बेचारा वीक जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहा है और उसकी स्टंटिंग हो रही है, माओ की स्टंटिंग हो रही है, मैल न्यूट्रिशन हो रही है, माएँ, ये बड़े मसले हैं, इनको ठीक किया जाए। आप देखेंगे ये 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल लगेंगे, आपका ऐसा चीज ठीक होगी और शॉर्ट टर्म में टैक्सेस को कम करेंगे, अपनी सही जगह टैक्स लगाएंगे तो महंगाई में भी कमी होगी और इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगी। ये सारे हल मौजूद हैं। बहुत बड़ा तबका जो है ना, एक विल की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है। बहुत बड़ा तबका जो है ना, जो कि बहुत ठीक ठाक कमाता है, बड़ा अमीर तबका है, ये टैक्स ही नहीं दे रहा, तो ज़रा इनसे टैक्स निकलवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो उन्होंने 4 बड़े नुस्खे दिए ज़बरदस्त कि वाकई काम किया जाए। क्योंकि देखिए बात ये होती कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मिसाक़ी मईशत साइन करना चाहिए, पर वो क्यों साइन नहीं करेंगे? क्योंकि वो अगलों की मईशत की पॉलिसीज़ को ही तो बार बार क्रिटिसाइज़ करके जो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। और हमने देखा भी है, अगर हमने IMF के हवाले से भी देखा कि IMF की डील होनी थी ही, हम देख भी रहे थे ऑन पेपर्स और सूरत हाल ऐसी थी कि उसके बगैर जो है हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो सकता था, लेकिन फिर भी कोशिश की गई किसी तरीके से IMF की डील को ख़राब किया जाए। और हमने देखा कि किस तरीके से साबिक वज़ीर ख़जाना ने लेटर भेजा, कॉल की, और वो जो बाकी दूसरे वज़ीर आला थे, जो वज़ीर ख़जाना थे पर्टिकुलर प्रोविंसेस के, उन्होंने भी लेटर लिखा। तो मुल्क की मईशत से तो किसी भी किस्म का मजाक जो है ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ये मुल्क की सॉवरेनिटी के भी ख़िलाफ़ है और इस पर संगीन किस्म के जो है ना मेरे ख्याल से वो रिपोर्कशंस भी आवाम को फेस करने पड़ते हैं। तो संगीन किस्म के फिर हमने देखा कि एक्शन भी लेने चाहिए ऐसे तमाम तो लोगों के ख़िलाफ़ जो कि मुल्क की मईशत को बिगाड़ना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। अब ज़रा आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कैप्टन रोबोट के हवाले से। मतलब कैप्टन रोबोट ये किसी फिल्म का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा किरदार रोबोट है जो अमेरिका में रहने वाले एक पाकिस्तानी ने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया है। और इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि बच्चों से लेकर जवानों और जवानों से लेकर बूढ़ों तक सभी को पढ़ाने और नित नई बातें बताने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इस लिहाज से आप इस रोबोट को वैसे टीचर रोबोट भी कह सकते हैं। अभी इस रोबोट का तजुर्बाती मॉडल तैयार किया गया है, मगर मुस्तकबिल में ये रोबोट एक टीचर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त कैप्टन रोबोट तैयार करने वाले फरीद परिमानी मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरीद, एम वेरी गुड मॉर्निंग। फरीद, सबसे पहले तो बताइएगा, जो हम बचपन में सुनते थे कैप्टन हीरो, लेकिन आपने कैप्टन हीरो से इसको लेके कैप्टन रोबोट, क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, क्या आइडियोलॉजी थी इसके पीछे? थैंक यू। रोबोट इट्स अ काइंड ऑफ एजुकेशनल रोबोट जो हमने बनाया है। सो दुनिया में इस वक्त 3 रोबोट्स मौजूद हैं। टेक्निकली वी आर द फर्स्ट वन इनटू एजुकेशन, यानी एजुकेशन की फील्ड में पहला दुनिया का रोबोट है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया का पहला रोबोट है। दूसरा रोबोट दुबई के पास है विच इज़ विद हिज़ हाइनेस शेख, जो कि आपने देखा होगा सिक्योरिटी रोबोट है जिसमें बजूकाज गन्स लगी है। तीसरा रोबोट चाइनीज़ के पास है जो कि सर्विंग रोबोट है, आजकल इंडिया भी बना रहे हैं, जो कि वेटर का काम करता है, राइट। तो ये 3 तरह के रोबोट्स कॉमनली पॉपुलर है। और चौथा रोबोट रशिया में बन रहा है अभी, जो कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फ़ोटो से ह्यूमनॉइड बना रहे हैं। वो बेसिकली कंपेनियन रोबोट बना रहे हैं, फ्रेंड रोबोट। ये बताइएगा, ये जो कैप्टन रोबोट की मेमोरी में ढेर सारी मालूमात मौजूद हैं, वो आती कहाँ से वैसे? काम कैसे करता है
इसके पीछे 400 टीचर्स बैठे हैं जो कि अमेरिका कनाडा से हायर्ड हैं। इस वक्त हम नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई से कोर्स ले रहे हैं। दुबई गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया है, हम अरबिक में कंटेंट बना रहे हैं। होगा क्या, ये 400 बेस्ट टीचर्स जब कंटेंट बनाते हैं, सिलिकॉन वैली सर्वर से डाटा आता है, ये रोबोट पाकिस्तान हो कि गुरबत तरीन अफ्रीका हो या अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान की या गिलगित की पहाड़ी हो, वहाँ जहाँ आज भी एजुकेशन अंडर द ट्री हो रही है, दरख्तों के नीचे पढ़ा रहे हैं और कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, ना वहाँ जाने चाहता है, ये रोबोट वहाँ जाके उस लेवल की एजुकेशन देगा। इंशाल्लाह ये ड्रीम था। तो ये आज पेरेंट्स के लिए भी कंटेंट रखता है, टीचर्स के लिए भी कंटेंट रखता है, बच्चों के लिए भी रखता है। और ऐसा नहीं कि बन गया, ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि रोज़ ब रोज़ टीचर्स कंटेंट बना रहे हैं। और 3 तरह के कंटेंट है। एक कार्टून एनिमेशन है, जिस तरह आपने देखा होगा बच्चे, मैं कुछ नाम लूँगा ब्रांड्स के, कोको मेलन है या इस तरह के कार्टून एनिमेशन है। अब देखिए उसमें कार्टूनिस्टिक व्यू ज़्यादा है, एजुकेशनल व्यू कम है। हमारी कोशिश होती है कार्टूनिस्टिक व्यू वहाँ से लें और एजुकेशनल व्यू टीचर्स के दिमाग से लें। जब 400 टीचर पढ़ाते हैं ना और एजुकेशनली ट्रेंड, तो कुछ ना कुछ रॉकेट साइंस होता है। बिल्कुल जी, आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं भी, आपने जैसे कोकोमेलन के हवाले से बात भी की और हम बहुत सारे कार्टून से बच्चों के सामने दिखा भी रहे होते हैं, तो बच्चों को ना एक टाइम लगता है उस लैंग्वेज को समझने के लिए, क्योंकि कार्टून होते हैं अंग्रेज़ी में, बच्चे घर में जो माँ बाप उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे तो उर्दू में कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं देखते हैं कि बच्चा हमारा डिले स्पीच का भी मतलब, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो जाता है उसको कौन सी लैंग्वेज बोलनी है। अब ये जो रोबोट है, कैप्टन रोबोट, इस हवाले से जो है वो बच्चे जानना चाहते हैं, पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि ये जो, इनफैक्ट मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो रोबोट है उर्दू में भी बात करेगा। हम रोबोट को ट्रेन कर रहे हैं कि उर्दू में बातचीत करें, दुबई के लिए ट्रेन करें अरब में बातचीत करें, राइट, अरबी में। तो मकसद है कि रोबोट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है दुनिया की पहली, जो एआई मशहूर हो रहा है, लोग एआई से डर रहे हैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका दोस्त बनेगा। जैसे कल टाइपराइटर आए थे, लोग डर गए थे, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। MS ऑफिस आया, लोग डर गए थे, वर्ड प्रोसेसिंग, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। आज AI आ गया है, दुनिया ख़त्म नहीं होगी। रिडंडेंट काम ख़त्म हो जाएंगे, बट वो काम जो रिपीट हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बट आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। तो ये रोबोटिक एजुकेशन ट्रायंगल को पूरा करेगी, टीचर्स को, बच्चों को, माँ बाप को, तीनों को पकड़ के रखेगी। और इंशाल्लाह इरादा ये है कि इसको इतना सस्ता बना दिया जाए। आज ये ओवर $1 मिलियन की कॉस्ट है इसकी, क्योंकि पहला रोबोट है दुनिया का। बट इंशाल्लाह जब ये 10,000 पीस बनेंगे, 1 लाख पीस बनेंगे, ये उतना ही सस्ता हो जाएगा। जैसे आज सेलफोन हर एक की जेब में मौजूद है, चाहे 10,000 का हो, चाहे 2 लाख का हो। इंशाल्लाह आइडिया है कि उसको उस लेवल पे लाया जाए। ज़बरदस्त। और मैं तो सोच रही हूँ कि अगर ये रोबोट्स अच्छी बड़ी तादाद में बन जाए तो कितना मज़ा आया करें ना, बच्चे भी स्कूल जाने में लुक फॉरवर्ड भी क्या करेंगे। सुबह सुबह जब स्कूल जाया करेंगे तो रोबोट बाहर खड़ा आपका इंतज़ार भी कर रहा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़रीद, ये कैप्टन रोबोट का जो तजर्बाती मॉडल है, ये तो अब तैयार आपका हो चुका है, अब इसके बाद आपका प्लान बी क्या है? अब हम दूसरा रोबोट बना रहे हैं जिसका नाम कैप्टन रोबोट है, दूसरे का नाम डॉक्टर रोबो है। वो फादरली फिगर होगा, वो 6 फीट की हाइट होगी, वो थोड़ा टॉल होगा, उसकी स्क्रीन बड़ी होगी, उसके अंदर प्रिंटर लगा होगा चेस्ट पे। तो बच्चा उसी वक्त एजुकेशन लेके प्रिंट करके सर्टिफिकेट ले लेगा। उसके माइंड के पीछे प्रोजेक्टर लगा होगा, तो वो साइड पे हो जाएगा। और टीचर जो कि 20 से 30 क्लासरूम में पढ़ाती है, या गरीब बच्चे जो अंडर द ट्री बैठे हुए हैं, उसको प्रोजेक्टर मिल जाएगा और बच्चे वो प्रोजेक्टर कोई भी दीवार पे देख के हासिल कर सकते हैं। और वो रोबोट बातचीत करेगा, डांस करेगा। ये तो आपने बड़े मज़े की बात बताई कि आगे कैप्टन रोबोट के बाद अब इंशाल्लाह डॉक्टर रोबोट भी आने वाला है। अच्छा, बच्चे जैसे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि जी, और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी रोबोट को देखकर, और अगर रोबोट उनसे बात करे तो लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या जो रोबोट हैं ये भी बच्चों को देखकर उतना ही एक्साइटेड होते हैं? रोबोट में सेंसर्स हैं, वो बच्चों को देखता है, AI प्लान करता है। इस रोबोट में कैमराज हैं पैनोरामिक, वो बच्चों की एक्साइटमेंट को वॉच कर रहा है। तो समझ लें ये एक इंसान की तरह ट्रेनिंग वाली बात है। जिस तरह ये ट्रेन हो जाएगा अगले 1 से 1.5 साल में इंशाल्लाह, तब तक हम अपने इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो जो हमने एक्सपीरियंस एंड एक्सपेंसिव मोस्ट इंजीनियर्स लगाए थे लाखों डॉलर की सैलरी वाले, वो इंशाल्लाह आइडिया है कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ले जाएं और चीपली उसको प्रोड्यूस कराएं ताकि रोबोट की कॉस्ट नीचे लाई जा सके। ज़बरदस्त। अच्छा फरीद, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो कैप्टन रोबोट है, आपने वैसे इसको इंसान का चेहरा क्यों नहीं दिया? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत सुपर्ब क्वेश्चन है। हमने इसको ह्यूमनॉइड कहते हैं। सो हमने इंसानी चेहरे पे लिए थे,
इनफैक्ट मैंने अपने चेहरे पे क्लोनिंग करवाई थी और उस पर हमने एक इंसानी, बट इस पे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के और बायो एथिक्स के वॉयलेशन थे, इसलिए हमने वो चीज़ अवॉइड करी, क्योंकि दुनिया में एक अनोखी चीज़ है, नई चीज़ है और हर नई चीज़ को बहुत रेजिस्टेंस लेना पड़ता है, तो वो रेजिस्टेंस ना, इसलिए हमने ह्यूमनॉइड नहीं लिया। रशियंस ये कोशिश कर चुके ह्यूमनॉइड लॉन्च करने की और उनको उसका साइकोग्राफिक यानी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। मेरे हिसाब से मैंने जितनी बच्चों को स्टडी करने में बच्चों की मूवीज़ या कार्टून्स देखे हैं या फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ किए हैं बच्चों से 6-7 मुल्कों में, उसमें मैंने देखा कि हर बच्चा रोबोट के साथ जो आज हमारा चेहरा है ना रोबोट का, वो ही एसोसिएट करता है, क्योंकि बचपन से कार्टून्स मूवी फैसिनेशन में उसे इसी तरह का चेहरा मिलता है। आप गूगल में जाके रोबोट लिखेंगे ना तो आपको इसी तरह के AI बेस्ड चेहरे मिलेंगे, राइट, जो आज हमारा रोबोट का है। तो उसको वो चीज़ दिखाना जो उसके हमेशा से दिमाग में थी और आज फर्स्ट टाइम वो देखे, अगर वो मिलती जुलती है तो वो एसोसिएट कर सकता है, राइट। अगर वो बिल्कुल ही अलग चीज़ होगी तो उसे लगेगा ओ ये रोबोट कह रहे हैं बट इंसान दिखता है, राइट। तो इसलिए रोबोट को रोबोट की इमेज पे ही बनाया गया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डॉक्टर रोबोट। फरीद फरीमानी साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने जनाब ये खल्क किया है कैप्टन रोबोट, जो कि बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे इसको देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। देर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद में रोबोट बनाए ताकि इनकी जो है इनकी कॉस्ट भी ज़रा कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में ये रोबोट जो हैं ये अपना जलवा दिखा भी सकें और अपना काम कर भी सकें। अच्छा, आज के दौर में ना हमारे मुआशरे में आम आदमी के लिए जो शादी का फरीज़ा एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया है। इसकी एक बड़ी वजह शादी की तकरीबात पर आने वाले अखराजात हैं। अवाम की इसी परेशानी को महसूस करते हुए शिकारपुर में एक समाजी तंजीम की जानिब से 53 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब बड़ी धूमधाम से मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में मजहबी और समाजी शख्सियात के अलावा दुल्हा दुल्हन के अजीज़ व अक़ारिब ने भी शिरकत की और दुल्हनों को रोज़मर्रा इस्तेमाल का सामान देने के साथ साथ रिश्तेदारों को खाना खिलाने का अहतमाम भी किया गया। हमारे नुमाइंदे इरशाद आराई ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। इन 53 शादियों का अहवाल वो बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं। 53 कपल्स हैं जिनकी शादी होने जा रही है। तकरीबन वही घराने हैं जिनको ये ताकत नहीं थी कि वो अपनी बेटियों की शादी करवा सकें और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत का तकरीबन सामान जो है उनको बच्चियों को जहेज़ में दिया गया है। उनके निकाह का इंतज़ाम, उसके अलावा वलीमे का इंतज़ाम, सब कुछ जो है उस इदारे की तरफ से किया गया है। ये भतीजी की शादी है। ये जो सैलाब के बाद लोग बहुत परेशान थे, गरीब मुतासर थे, यहाँ शिकारपुर के हालात सही नहीं थे, तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जो भी इदारे हैं हम उनके बेहद ममनून हैं। ये जो सारी लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनके आज निकाह हैं, ये हम सब लोग आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आगे भी ये आपसे गुजारिश करते हैं कि जिन लड़कियों की शादियाँ रुकी हुई हैं आगे भी ये सिलसिला जारी और सारी रखे। उन्होंने हमारा तावन किया है, हम बहुत खुश हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। हम खुश हो गए, ये सामान है वो शादी के, फिर ये वो खर्चा पानी वो उसके, ये हमारा रुपया नहीं है। अल्लाह ताला उसको बारा दे, अल्लाह ताला उसको हर शय अदा करे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, वो उसने दिया था। शिकारपुर में ये पहली मरतबा 53 शादियाँ हो रही हैं। यहाँ जो खुशी महसूस हो रही है, ऐसे महसूस हो रहा है कि ये गरीब लोगों की शादियाँ जो हमने इधर शिरकत की है, तो हमें तो ये महसूस हो रहा है कि हमारे भाइयों की शादी है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आयनू पखैर रागले, आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। बात मुझे अब करनी है मौसम की है, क्योंकि मौसम जो है वो कुछ शहरों में बहुत ठंडा है, कुछ शहरों में अभी भी गर्म है। और अगर मैं कराची के मौसम की बात करूँ तो इस बारे में मैं ये सिर्फ कहूँगी कि कराची का मौसम तो हमेशा से अपने गैर यकीनी उतार चढ़ाव की वजह से मशहूर है और यही आजकल देखने में भी आ रहा है कि सुबह जब हम ऑफिस आ रहे होते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है, थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है मौसम में गर्मी के आसार महसूस होने लगते हैं। और कराची के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आने वाले दिनों के दौरान मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदे। कराची से मुनस अहमद हमें ज्वाइन करेंगे, लाहौर से उस्मान अलीम हमारे साथ होंगे, इस्लामाबाद से उमर आसिफ हमारे साथ होंगे और पेशावर के मौसम से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान
मूसा ज़ई, आप चारों को मैं कहती हूँ खुश आमदीद। सबसे पहले तो ज़रा मैं कराची की सूरत हाल जो है वो डिस्कस करती हूँ, क्योंकि कराची में आई एम श्योर वो मौसम नहीं होगा जो कि इस वक्त पेशावर में होगा, लाहौर में होगा और इस्लामाबाद में होगा। तो कराची का मौसम कैसे, मुनस ये बताएगा। पिछले दिनों तुमने देखा बूंदाबांदी हुई, मौसम थोड़ा बहुत ठंडा भी था, आज सुबह भी थोड़ी बहुत ठंड तो थी, मतलब थोड़ी बहुत ठंड थी, लेकिन आज बाकी सारा दिन मौसम कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? देखिए मदिया, जो आप बात कर रही हैं ना, वो खिलाफ तवक्का ही था कि थोड़ी सी बूंदाबांदी और हल्की बारिश और अबरालुद मौसम रहा था। लेकिन अगर हम ये कहें कराची से सर्दी लगभग निमट चुकी है तो शायद ये गलत नहीं है। इसकी वजह कुछ दिन पहले तक सुबह जब आप बेदार हो रहे थे ना, तो थोड़ी सी ठंड महसूस होती थी। अब वो जो एहसास है वो भी ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए महकमा मौसमियात भी ये बता रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत या सर्दी के स्पेल आने का इम्कान अब नहीं है। जहाँ तक बात है टेम्परेचर की, तो मिनिमम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड कराची में रिकॉर्ड किया गया है, और ये गालिबन और ये यकीनी तौर पे ये वो टेम्परेचर है जो शहर के मुल्क के दीगर शहरों में खुशगवार होता है, और वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 29.5 जाने का जो है इम्कान है। यही मौसम है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्द नहीं है, खुशगवार मौसम हम कह सकते हैं। इसीलिए पार्क्स में नौजवानों की, बुज़ुर्गों की, वो हजरात, वो ख़वातीन जो वज़न कम करने के मिशन पे हैं, फिट रहने के मिशन पे हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं वॉक करते, एक्सरसाइज करते हुए। इसी तरीके से ये जो खुशगवार मौसम है चरिंद परिंद पे भी अच्छे असरात मुरतब करता है। बहुत इस वक्त हम सिंध असम्बली के पास एक पार्क में मौजूद हैं। मैना, फाख्ताएँ, मुख्तलिफ परिंदे और गुलहरियाँ छोटी छोटी बड़े ज़बरदस्त इस मौसम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं तो ये गर्मी और ये जो धूप है चुभने भी लगती है। इसीलिए कराची में सर्दी का अगर हम बात करें, वो चैप्टर लगभग क्लोज हो चुका है, और आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कुछ अरसे तक तो खुशगवार रहेगा, और उसके बाद यकीनन जो महकमा मौसमियात है वो कहता है कि मौसम कुछ अरसा ही कितने दिनों पे मुहित है, या फिर मुझे ये पूछना चाहिए कि कितने हफ्तों पे मुहित है? देखिए कम से कम ये फ़ेब के एंड तक इसी तरीके का सिलसिला चलेगा, और उसके बाद मार्च से जो महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर में इजाफा होगा, जो कि यकीनन अप्रैल और मई में जाके फिर अपने पीक पर जो है गर्म मौसम देखा जा सकेगा कराची में। जोबन पे सही जी। अच्छा जी, मौसम का मवाजना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वक्त जो मूनस है ना, सिर्फ उन्होंने पहनी हुई जी शर्ट कॉटन की, जो बाकी सारे हम देख सकते हैं कि जो हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी कोट पहना हुआ है, पेशावर के नुमाइंदे उन्होंने भी कोट पहना हुआ है, लेकिन उस्मान अलीम लाहौर में होते हुए मुझे लाजा नहीं, इन्होंने भी स्वेटर पहना हुआ है। उस्मान, मुझे बताएं लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? पिछले वीकेंड पर तो मैं भी लाहौर में थी, और लाहौर में जो ठंड थी वो बड़े मज़ेदार किस्म की ठंड थी, और ऐसी ठंड जो है ना वो आप फरवरी में यूजुअली देखते नहीं, क्योंकि ठंड जो है फरवरी में थोड़ा बहुत कम होने लग जाती है। तो आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? धूप निकली हुई मैं देख रही हूँ, आप भी थोड़े बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लाहौरियों ने तो किन्नू भी निकाली होंगे, क्योंकि धूप में बैठ के किन्नू खाने का मज़ा ही और होता है। क्या सीन है लाहौर में? जी बिल्कुल, आज लाहौर के मौसम ने जो है वो करवट ले ली है, और हर आने वाले दिन के साथ जो सर्दी की शिद्दत है वो कम होती जा रही है, जबकि गर्मी जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के पहनावे जो हैं वो दोपहर के औकात में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन सुबह के औकात में और रात के औकात में ठंड जो है वो होती है। अगर दर्जा हरारत की बात कीजिए तो मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के औकात में 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है, और रात के वक्त ये कम होकर पारा 9 डिग्री तक जो है वो गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि दोपहर के औकात में गर्मी इस वजह से भी नहीं लगती क्योंकि हवाएं जो हैं वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी का एहसास है वो नहीं होता, और एक अच्छा मौसम जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। जो बाहर की आमद है उस हवाले से भी फूल जो हैं वो खिले खिले दिखाई दे रहे हैं। मौसम अच्छा है, इंजॉय करने वाला मौसम है, और आइंदा आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा होगा, और दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है आइंदा हफ्ते में। जबकि अगर बारिशों की बात कीजिए तो बारिशें जो हैं उसका कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन लाहौर का मौसम इस वक्त इंजॉय करने वाला मौसम जो है वो दिखाई दे रहा है। जी क्या बात है। अच्छा, जरा लगे हाथों आप जहाँ पे खड़े मुझे दिखाई दें, अभी एक दिन बाद छोड़ के PSL का इवेंट भी शुरू होने वाला है, और आप इस वक्त मौजूद भी PCB के दफ्तर के पास ही हैं। कोई अच्छी डेकोरेशन नज़र आ रही है वैसे PSL के हवाले से?
यहाँ पर अभी ये अच्छी डेकोरेशन जो है वो PSL के हवाले से तो नहीं नज़र आई, लेकिन फिर भी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये पैन करें और दिखाने की कोशिश करें कि अगर कोई इधर अच्छी जो डेकोरेशन है वो कोई नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इस वक्त लिबर्टी मौजूद हूँ और लिबर्टी जो है वो काफ़ी पॉश इलाका है और ये काफ़ी ग्रीनरी आपको हर तरफ यहाँ पे नज़र आएगी। फूल जो है वो भी खिले खिले दिखाई देंगे। सामने अगर फोकस करे कैमरामैन तो यहाँ पर गेंदे के फूल जो हैं उनके फ्लावर बेड्स बने हुए हैं, जो कि यकीनन गुजरने वालों के लिए भी काफ़ी आंखों की ठंडक जो है वो बनते हैं। और यहाँ पर खड़े होकर जो मौसम है उसका एक अलग ही अंदाज जो है वो 2 दिन रह गए महसूस होता PSL शुरू होने में। हाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे दिखा दी। मैं तो खुद बड़े गेंदे के फूल देख के उसको एंजॉय करती हूँ, लेकिन 2 दिन रह गए PSL शुरू होने में और जो लिबर्टी है ना, यहाँ पे प्लेयर्स की जो पिक्चर्स हैं वो हमें बहुत बड़ी तादाद में नजर आती हैं और पूरा जो PSL की हर चीज़ क्रिकेट की मुनासबत से होती है। और इस ग्रीनरी को मात दे सकते हैं ना, वो जनाब मात दे सकते हैं हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर। इस्लामाबाद की ग्रीनरी दिखा के हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद की रिपोर्टर भी जो मौजूद है, ज़रा मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि क्या सिचुएशन है। उमर आसिफ, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद, वैसे तो सियासी मौसम देखा जाए तो इस्लामाबाद का काफ़ी गर्म है, लेकिन वैसे मौसम देखा जाए तो कैसा है? जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन के बाद से सियासी पारा तो शहर इक़्तिदार में चढ़ा हुआ है, साथ साथ चूँकि मौसम खुश्क और सर्द है और धूप भी बहुत निकली हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो मौसम का दर्जा है वो भी बढ़ चुका है। इस आज का रोज़ की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो 26 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक इस गर्मी को और खुश्क सर्दी को जो है ब्रेक निकले वाली है और इस वीकेंड पे मरीग, गलियात और इससे मुंसलिक जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बर्फ़बारी की उम्मीद है। साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालाबारी और तेज़ बारिश की उम्मीद है, जिसके बाद जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। जो ये सिलसिला है ये सेंट्रल पंजाब तक जाएगा, जबकि बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में भी बारिश और बर्फ़बारी की उम्मीद है। फिलवक्त अगर बात करें शहर इक़्तिदार की तो यहाँ पे इलेक्शन से कबल बारिशें भी थीं और धुंध भी थी, लेकिन इलेक्शन के बाद चूँकि खुश्क सर्दी है, धूप निकली हुई थी, इसलिए धुंध जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल क्लियर वेदर है, हद निगाह बिल्कुल क्लियर है। चूँकि महकमा मौसमियात ने बताया है कि हफ्ते के रोज़ अबरालूद होगा मतलब, और उसके बाद इतवार, पीर और मंगल तक जो है बारिशें और जो उमर आसिफ, आपने जरूर जलाना है। वैसे तो मेरे पास टाइम बड़ा कम है, वरना मैं आपसे कहती कि जी हमें जरा पहाड़ी दिखा के भी ना, जो मैं उस्मान ने अभी गेंदे के फूल दिखाए ना, तो उनको आप बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। पहाड़ियां दिखा के देखो, हमारे पास पहाड़ पीछे नजर आ रहे हैं, आपको गेंदे के फूल नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे पेशावर का रुक करना है। जल्दी से इरफान मूसा जी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कैसा मौसम है पेशावर का? मदिहा, देखिए पेशावर में जो है आज हम डबल मौसम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। रात को सुबह के टाइम जो है वो शदीद सर्दी होती है, जबकि दिन के टाइम जब धूप निकलता है तो उसमें जो है वो फिर मौसम गर्म हो जाता है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वो 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक 17 तारीख से जो है वो जो बादल है वो पहाड़ी हज़ारा डिवीज़न और मलकन डिवीज़न पर जो है वहाँ पर ना सिर्फ बारिश होगी बल्कि बर्फ़बारी का भी इम्कान है। और 17 तारीख रात के ही जो है वो के टाइम जो है वो फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि 18 और 19 को जो है वो जारी रहेगा और फिर 20 को जो है ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो बारिश होगी तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लाहौरी और कराची वालों का जो है वो साझा होगा कि यहाँ पे तो बारिश की कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता वीकेंड पे बारिशें होंगी पेशावर में भी और बर्फबारी पड़ेगी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे चारों नुमाइंदे मुनस हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ मौजूद थे हमारे साथ, इरफान मौजूद थे और हमारे साथ उस्मान अलीम मौजूद थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान के यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे शो में हमारी कोशिश भी होती है कि अपने शो में आपकी मुलाकात ऐसे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानियों से करवाएं जिन्हें देखकर फ़ख्र महसूस होने के साथ साथ ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा हो। मोहम्मद रियान सिद्दीकी भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं और अभी उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल है, लेकिन इसके बावजूद जो कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं वो शानदार हैं। रियान सिद्दीकी को दुनिया का सबसे कम उम्र, जिसे पाकिस्तानी बल्कि दुनिया का सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का एजाज़ हासिल है और उन्हें एजाज़ भी हासिल है कि 16 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट ने उनकी खिदमत हासिल की और उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सबसे कम उम्र तालिब इल्म होने का एजाज़ भी हासिल है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ ये हम रियान सिद्दीकी से ही जान लेते हैं, जो हमारी यंग शेल्डन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियान एंड वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो रियान मुझे बताएं कि भाई दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ?
इसके पीछे भी बहुत कहानी है। वालेकुम अस्सलाम फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मेनली आई मीन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक्स्ट्रा पढ़ाई करके हाई स्कूल जल्दी ख़त्म और फिर अ लॉट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, मतलब स्कूल में हर चीज़ में नंबर 1 रहना, और प्लस इन पैरेलल अपनी टेक्नोलॉजी की करना, मतलब इन द स्कूल से बाहर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, ऐप बनाना सीखना, बनाना सीखना। तो इन पैरेलल करते करते जब मेरा हाई स्कूल स्टार्ट हुआ ग्रेड 9, दिस इज़ जब मैं 13 साल का था, उस वक्त तक मेरी गूगल की सबसे यंगेस्ट, गूगल की तरफ से सबसे यंगेस्ट एंड्रॉइड डेवलपर की भी सर्टिफिकेशन थी, सबसे यंगेस्ट वर्ड फिशन डिग्री भी मैंने की। तो इन सब के साथ साथ जब मैं हाई स्कूल स्टार्ट हुआ तो जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो हर चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी। तो फिर हम ये सब है जो हम लोग कनाडा में थे, तो वहाँ पे टीचर्स वगैरह, स्कूल प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट के CEO वगैरह ने फिर रीच आउट किया बाहर, मतलब स्कूल से बाहर, कि भाई हमारे पास बच्चा है जो हमारे कोर्सेज हैं उससे इसको वैल्यू नहीं मिली, तो इसको कोई और मतलब कोई सिखा सकता है। तो वहाँ से फिर माइक्रोसॉफ्ट का लिंकअप बना और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ तक यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक बात गई। मुझे रेहान आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, और मैं एग्जैक्टली आपको, मुझे लग रहा है कि शेल्डन के बाद एक और कैरेक्टर आपको होना चाहिए जिसने इतनी कम उम्र में इतनी इंटेलिजेंस मुझे दिखाई है। मुझे बताएं, आपके पेरेंट्स से आपकी तमाम सी चीज़ों को बचपन से मैनेज कैसे किया? क्योंकि देखिए, बीइंग अ पेरेंट मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी जो आप जैसा माशाल्लाह से होनहार बने, बट ऑफ कोर्स यू आर गिफ्टेड एंड यू ट्रूली गिफ्टेड। सो किस तरीके से आपकी जो मदर है वो आपका टाइम मैनेज करती थी, कितना पढ़ाती थी, कितना खेलने की इजाज़त होती थी, ज़रा इस हवाले से बताएँ। पेरेंट्स का ये एक बहुत, आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं अपने माँ बाप का कि उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं दिया, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दी, मतलब मुझ पर ट्रस्ट किया। मैंने अपने डैड के पास गया कि मुझे ये ऑनलाइन कोर्स बगैर को पूछे 1-2 सवाल पूछे किसके बारे में क्या है, उन्होंने खरीद दिया। तो पेरेंट्स की हमेशा से शुरू से सपोर्ट रही, बट स्ट्रिक्ट स्केड्यूल की जगह उनके पास ट्रस्ट ज़्यादा था कि भाई अच्छा तुम ये टाइम से कर रहे हो, तुम्हें ज़्यादा पता है टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में, तुम हमें बताओ हम कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब क्या कोर्स खरीद दें, ये मतलब कर दें, कोई सर्टिफिकेशन ऑनलाइन के उसके पैसे चाहिए, इस तरह। तो पेरेंट्स की तरफ से, और फिर ऑब्वियसली फ्रॉम अ देसी हाउस होल्ड, वो देसी मोटिवेशन तो रहती है हमेशा कि कुछ कर लो, ये देखो इस बच्चे ने कर दिया। ये आपने ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती थी कि आपको था कि बस मैंने खूब से खूब तर जो पढ़ाई में आगे चले जाना है? इंस्पिरेशन कम, वो ज़्यादा था कि मतलब अब हमारी फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि इस वक्त हम लोग सब आपस में फैमिली में अकेले रह रहे थे सऊदी अरेबिया में। तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 8-10 साल पुरानी। तो उस वक्त हमारी सिचुएशन ही बस ऐसी थी, मतलब मेरे ना कोई दोस्त वोस्त, ना कोई इतने खास कजन्स वगैरह जिनके साथ मैं खेल सकूँ। तो घर में टाइम बहुत, कंप्यूटर सामने, और फिर आपकी मॉम है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि मैं कुछ करो इस तरह, और फिर आपके डैड हैं जो मतलब 2 जॉबें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एक साथ, सारे फैक्टर्स प्रेशराइज हुए एक साथ कि भाई मतलब कुछ, अब ऑनलाइन इतने छोटी उम्र में लोग पैसे कमा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस तरह फिर ये जर्नी में तो स्टार्ट हुई। तो कोई एज सच कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, कोई इंस्पिरेशन फिगर, बट इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जस्ट काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास रेहान गूगल सर्टिफाइड एसोसिएट जो है और स्पेशली डेवलपर होने का एंड एंड्रॉइड डेवलपर होने का एजाज़ भी आपके पास हासिल है, इस हवाले से भी कुछ बताएं। यस, तो ये था जब मैं 13 ईयर ओल्ड का था, 13 साल का। तो इससे पहले जब मेरी टेक्नोलॉजी की जर्नी शुरू हुई थी जब मैं 7-8 साल का था। तो मैंने ऑनलाइन चीज़ें वगैरह बनाना सीखी, वेबसाइट्स बनाना, ऐप बनाना एक्सेट्रा, मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो फिर उसके साथ साथ एक जो चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी आती थी, जो अभी तक मतलब एक जो चीज़ है जिसमें स्पेशलाइज करता हूँ, वो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फ़ोन पे ऐप बनाना। तो जब मैं 13 साल का हुआ तो पता चला गूगल की एक सर्टिफिकेशन है, एंड्रॉइड एसोसिएट एंड्रॉइड डेवलपर सर्टिफिकेशन, मतलब जो एक दफ़ा आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो वो प्रूव करता है कि भाई आप इंडस्ट्री प्रोफिशिएंट है, कि आपको इस बेसिस पे जॉब भी मिली जा सकती है उससे। तो वो फिर मैंने क्लियर की थी, तो उसमें मैं सबसे यंग 13 साल में, तो वो फिर गूगल में पूरी दुनिया में उसकी खबर आई थी। That's wonderful. Thank you so much, Rehan, for joining us. Rehan Siddique, world youngest software engineer, हमारे साथ मौजूद हैं. It was such an honor to have him in my show. इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारी और बहुत हम आसपास देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल इंटेलिजेंट होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि उन तमाम तर बच्चों से आपकी मुलाकात भी करवाऊँ और ख़ुद भी उनसे सीखूँ कि इस मकाम तक वो कितनी मेहनत से और किस फॉर्मूले से पहुँचे. अभी वक्त हो गया आप लोगों से इजाज़त लेने का. आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. शाद रही, आबाद रही. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.